देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ठीक है, एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया है जिसमें ए और बी रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सी और डी। और हम जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है हमको तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए यही रिएक्शन है। जिंक सॉलिड Zn एक्वस में चेंज हो रहा है, यानी Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में, उसी तरह Cu2 पॉजिटिव किस में बदल रहा है, Cu में। अब इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब सुनो, अगर हमने आपको बताया था कि इसमें जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में और कॉपर भी सॉलिड स्टेट में है, तो अगर सॉलिड स्टेट में होता है तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मानते हैं, यानी 1 मानते हैं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया, तो इस और इसकी वैल्यू हट जाएगी, बचेगा क्या, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस कंडीशन में ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पुट करो ई 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। अब ये ध्यान दो केसी कैसे आया, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, ये रिएक्शन जानते हो तुम, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड, ये पहले बता रखा है मैंने। अब एक बात बताओ, एनोड पे कौन रहता है, एनोड पे जिंक रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और कैथोड पे कौन रहता है, कॉपर रहता है। तो अगर इसके जगह हम Zn2 पॉजिटिव, इसके जगह Cu2 पॉजिटिव तो लिख सकते हैं ना, यही बात वही बात होगी ना। अब जब इसके जगह तुम ये लिख सकते हो तो इस पूरे के जगह कैसी नहीं लिख सकते, बात समझो। एनोड के जगह तुमने जिंक लिखा, कैथोड के जगह कॉपर लिखा, ठीक, तो इसके जगह ये लिख सकते हो, तो इस पूरे के जगह कैसी लिख सकते हो, तो वहीं से ये वैल्यू कहां क्या आई है, लॉग केसी। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल। अब आपको मालूम है कि जो डेल्टा जी होता है उसको कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, या क्या कहेंगे, मैक्सिमम वर्क डन और एनर्जी, मैक्सिमम वर्क डन और एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेशनशिप क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से, इसका डेरिवेशन नहीं आपको पढ़ना है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने, इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव ओनली देन रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं रहेगी तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रहेगी तो क्या होगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, और जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है मैंने, इफ ई नॉट सेल इज नेगेटिव रिएक्शन विल नॉट अकर, मतलब अपने से नहीं होगा। क्यों, अगर ई नॉट सेल मान लो यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो जब नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसीलिए रिएक्शन को कराने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इफ ई नॉट सेल इज नेगेटिव रिएक्शन विल नॉट अकर, तो क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग के एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर। लेकिन अगर इसी को फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर करोगे तो ये क्या होगा, डेल्टा जी माइनस 0.059 अपॉन N लॉग के। अब कुछ पॉइंट्स है, इन दिस रिएक्शन द साइन बिटवीन डेल्टा जी एंड के इज नेगेटिव। देख ही रहे हो इस रिएक्शन में साइन जो है वो डेल्टा जी और के के बीच क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज हाई द वैल्यू ऑफ के विल बी लो। मतलब क्या,
अब देखो डेल्टा जी और के के बीच साइन कैसा है, नेगेटिव है। यहां देखो डेल्टा जी और के के बीच साइन कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, हाई होगी, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है। ये रिलेशन किसके बीच में है, बिटवीन डेल्टा जी एंड के। क्या दिया कि डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT अपॉन NF log K किसी भी टेम्परेचर पे। अब कह क्या रहा है कि अगर डेल्टा जी इन दिस रिएक्शन द साइन बिटवीन डेल्टा जी एंड के इज नेगेटिव है ना, नेगेटिव। अच्छा, अगर क्या कह रहा है, मींस इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज हाई, अगर डेल्टा जी की वैल्यू हाई होगी, वैल्यू ऑफ के विल बी लो, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब इसमें तीन कंडीशन हमको पढ़ना है। हम पढ़ रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो इसकी तीन कंडीशन है, ठीक है। रिलेशनशिप ये हो गया, अभी आपको फॉर्मूला बताया मैंने। पहला कंडीशन क्या है कि जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो, तो जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो जो के की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। तो जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो, के की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन विल नॉट गो टुवर्ड्स प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्ट की तरफ नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंस, मतलब रिएक्टेंट ही रहेंगे, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। कब होगा ऐसा, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, और के की वैल्यू लेस देन 1। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा कि जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो, तो जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। कब, जब डेल्टा जी इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 1, तो ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है, व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव, in this condition k will be greater than 1। now if k will greater than 1 then the reaction will proceed towards the product। मतलब क्या है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है और k की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो रिएक्शन अब किधर बढ़ेगी, प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है, कब, जब हम डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप समझते हैं तब। पहला क्या है कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, के की वैल्यू 1 से कम होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। दूसरा क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 के बराबर होगी, इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। तीसरा क्या है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है और के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, यानी प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, समझते हैं इसको। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है, क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस। जिस जो टूटता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रोसेस होता कहाँ है, ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में, और इसी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक बार और सुनो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है अपने रिस्पेक्टिव आयन में, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। प्रोसेस होता कहाँ है, तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में, और इसी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ा है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, हमने देखा है कि रिएक्शन इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, स्पॉन्टेनियस होता है। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, पहला कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। अब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदलती है, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा था, क्या, केमिकल एनर्जी किसमें बदल रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरी बात देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों में पहले सिमिलैरिटी समझो। सिमिलैरिटी क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
में रिडक्शन कहाँ होता था, कैथोड पर होता था, ऑक्सीडेशन कहाँ होता था, एनोड पर होता था। ये सिमिलैरिटी हो गई। और डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पे भी रिडक्शन होता था और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, उसमें पॉजिटिव था, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, उसमें क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, एक होता है नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रिव इलेक्ट्रोड्स। नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम कर सकते हैं और ग्रेफाइट कर सकते हैं। ये नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, मतलब क्या, सेल रिएक्शन में इसका कोई शेयर नहीं होता, कोई इंटरफेयर नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर दोज इलेक्ट्रोड विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है कि सेल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, जैसे प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है। उसके बाद क्या है बेटा, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, ये दो तरह बिहेव करता है, एक होता है सिंक की तरह, दूसरा होता है सोर्स की तरह। सिंक का मतलब क्या होता है, डूब जाना, या डुबा, जहां डूबने की जगह को सिंक कहते हैं। तो सिंक मतलब क्या है, एक ये है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने आप में सिंक करेगा। तो ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ले लेगा। दूसरा क्या है कि ये सोर्स की तरह बिहेव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। दो बातें समझ में आ रही हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो सिंक की तरह बिहेव करेगा, और कभी कभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा, तो जब प्रोड्यूस करेगा तो ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हुए, एक नॉन रिएक्टिव, एक रिएक्टिव। रिएक्टिव में भी सिंक है और सोर्स है, सिंक में एब्जॉर्ब करेगा और सोर्स में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या प्रोड्यूस करेगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है, जैसे आप सुनते हो कि गोल्ड प्लेटेड आप लोग ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड का उस पर वो पॉलिश होता है या सिल्वर का पॉलिश होता है। तो करते क्या है, हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे मान लो हमको लोहे के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, तो एक आयरन ले लेंगे, एक गोल्ड ले लेंगे। अब जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, अगर दूसरे इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे तो इस गोल्ड का इस पे डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इसका गोल्ड प्लेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी डिटेल में बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो आप देखते हो जनरली आप किसमें, गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो इसमें दो चैम्बर नहीं होते, इसमें एक ही चैम्बर होता है, इसी में कैथोड होता है और इसी में एनोड होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड एनोड दोनों अलग अलग चैम्बर में थे। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट्स है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इसमें पॉजिटिव आयन है सोडियम पे और क्लोरीन पे नेगेटिव आयन है, तो इसका कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सोडियम किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, और क्लोरीन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। यानी सोडियम आयन कैथोड की तरफ, क्लोराइड आयन एनोड की तरफ। अगर इसको समराइज करो, इसको फिर से देखो, तो हम डिफरेंस समझो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। उसका उल्टा क्या है कि अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें भी कैथोड पे रिडक्शन होता, उसमें भी होता था, लेकिन उसमें कैथोड पॉजिटिव था, इसमें क्या है, नेगेटिव है। उसमें एनोड क्या था, नेगेटिव था, इसमें क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन सिमिलरिटी क्या है, दोनों पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक नॉन रिएक्टिव, दूसरा रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव वो होता है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, एग्जांपल क्या है, प्लेटिनम और ग्रेफाइट। रिएक्टिव है, दो तरह बिहेव करता है, सिंक की तरह जब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, और सोर्स की तरह जब इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से रिलेटेड एक लॉ है जिसको दिया था फैराडे ने। अब इस लॉ को हम पढ़ते हैं कि क्या होता है फैराडे लॉ। ठीक है, चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे फर्स्ट लॉ। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग टू द सेल। मतलब क्या कि जैसे मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, ठीक, एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड है, इसको हमने सेल से जोड़ दिया।
अब इस इलेक्ट्रोड पर या इस इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, मान लो इस पे अमाउंट डिपॉजिट होना है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है चार्ज पे। कौन बोल रहा है ये, फैराडे बोल रहा है। फैराडे बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, मान लो इस पे या इस पे किसी पे भी, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है चार्ज पर। तो क्या हो जाएगा, W प्रोपोर्शनल Q। अब W प्रोपोर्शनल IT, ठीक, कैसे हो गया भाई, हम जानते हैं करंट क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, ठीक, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा IT, तो हमने Q की वैल्यू क्या रख दी है, IT। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो ये Z आता है। इस Z को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन NF। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको कैलकुलेट किया तो क्या है, W इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू I इंटू T अपॉन N, और F फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम। बात एक बार और समझो, फैराडे लॉ कहता है क्या, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी अमाउंट का सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा किस पर, इलेक्ट्रोड पर, वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। और जो वेट होता है वही क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। W इक्वल टू IT, W इक्वल टू ZIT। यहाँ से हमने Z को क्या देखा कि Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट अपॉन NF, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, ये डिपॉजिटेड वेट का पता चल जाएगा। बात समझ में आई, तो ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फैराडे सेकंड लॉ और इसके एप्लीकेशन।